आज हम पढ़ते हैं कोप्टन्स एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो कोप्टन एक्सपेरिमेंट क्या है? कोप्टन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक्स किरण प्रकीर्णन यानी एक्सरे स्कैटरिंग प्रयोग में ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य का मापन किया। यानी उन्होंने क्या किया कि एक्स रे स्कैटरिंग या जो एक्स किरण होती है उनके ऊपर प्रयोग किया। ठीक है, किसके द्वारा? ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा। ठीक है, जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्हें क्या पाया कि प्रेक्षित किया कि प्रकीर्णित एक्स किरण दो प्रकार की तरंगदैर्ध्यों की एक्स किरणें पाई जाती है। कि उन्होंने ये प्रयोग किया कि जब उन्होंने एक्स किरण स्रोत ले लिया एक, ठीक है, उन्होंने जब आपतित एक्स किरणें किसी प्रकीर्णक, ठीक है, प्रकीर्णक पर आपतित की तो दो प्रकार की एक्स किरणें प्राप्त हुई। एक एक्स किरण प्राप्त हुई जो हमने फर्स्ट में जो ली थी या प्रारंभ में जो ली थी उसी की समान तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें प्राप्त हुई। दूसरी जो हमने एक्स किरण ली थी उसे अधिक तरंगदैर्ध्य की किरणें प्राप्त हुई। यानी कोप्टन ने जब एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे, तो उसमें जो किसी प्रकीर्णक पर एक्स किरणों को आपतित करवाया तो जो प्रकीर्णित किरण है वो दो प्रकार की एक्स किरणें पाई गई। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो, एक एक्स किरण जिसकी तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरणों के समान होती है, यानी जो उन्होंने एक्स किरण आपतित की थी एक्स किरण स्रोत से, तो उसी की जितनी तरंगदैर्ध्य उन्होंने आपतित एक्स किरण की ली थी उतनी ही तरंगदैर्ध्य हमें प्रकीर्णित एक्स किरण की प्राप्त हुई। ठीक है, तथा दूसरी एक्स किरण जिसकी तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक प्राप्त हुई, यानी जिस तरंगदैर्ध्य की हमने एक्स किरण आपतित की थी उससे अधिक तरंगदैर्ध्य की हमें एक्स किरण प्राप्त हुई। तो हमें दो तरह की एक्स किरण प्राप्त हुई। ठीक है, तो प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्यों का अंतर, यानी तरंगदैर्ध्य समान और एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य से अधिक। ठीक है, तो दोनों एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य का अंतर क्या कहलाता है? हमारा कोप्टन विस्थापन या कोप्टन शिफ्ट कहलाता है। यानी कोप्टन शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होगी कि जब एक्स किरणों कोप्टन ने एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग ग्रेफाइट ब्लॉक द्वारा किया था तो दो प्रकार की किरणें प्राप्त हुई थी, जिसकी एक तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के समान थी, जबकि दूसरी किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक थी। तो दोनों प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्यों का अंतर ही क्या कहलाता है? कोप्टन विस्थापन या कोप्टन शिफ्ट। फिर देखिए, एक्स किरण प्रकीर्णन में आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक तरंगदैर्ध्य की प्रकीर्णित एक्स किरणें पाए जाने की घटना ही क्या कहलाता है? कोप्टन प्रभाव कहलाता है। कोप्टन प्रभाव क्या कहलाता है कि जो हमारी एक्स किरण थी हमने आपतित की थी जिस तरंगदैर्ध्य से, और उससे अधिक तरंगदैर्ध्य की हमें प्रकीर्णित एक्स किरण मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है? कोप्टन प्रभाव। और कोप्टन शिफ्ट क्या कहा जाता है? कोप्टन विस्थापन क्या कहा जाता है कि प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्यों का अंतर। तो ये दो डेफिनेशन मेन होती है एग्जाम में। फिर आता है नोट पॉइंट। चिरसम्मत तरंग सिद्धांत कोप्टन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहता है। यानी क्लासिकली हम कोप्टन प्रभाव को क्या नहीं कर सकते हैं, सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। यानी क्लासिकल मैकेनिक में हम कोप्टन प्रभाव को नहीं समझा सके थे तो हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में किस तरीके से असफल रहा था कोप्टन प्रभाव को देखते हैं। तो चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार जब विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी हमने क्या ली थी? एक्स किरण ली थी, परमाणविक इलेक्ट्रॉन पर आपतित होते हैं। परमाणुक इलेक्ट्रॉन के हमने क्या लिया था? ग्रेफाइट का एक ब्लॉक लिया था। ठीक है, तो परमाणुक इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है कि हमने जैसे ही एक्स किरण को किसी परमाणुक इलेक्ट्रॉन पर आपतित किया तो वे सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। तो उनके मध्य क्या हो जाता है? कंपन शुरू हो जाता है, और ये कंपित दोलक समान आवृत्ति की चुंबकीय तरंगों के प्रकीर्णित करता है। यानी जो हमारी क्या होती है? आवर्ती, जिसकी आवर्ती समान होती है, केवल उन्हीं चुंबकीय तरंगों का क्या करता है? ये प्रकीर्णित करता है। ठीक है, तो यानी हमने जब एक्स किरण किसके ऊपर की? परमाणुक इलेक्ट्रॉन पर आपतित की, तो जैसे ही हमने उसके ऊपर आपतित की तो जो कण होते हैं वो कैसे सरल आवर्त कंपन करने लग गए। सरल आवर्त कंपन करते हैं तो कंपित दोलक समान आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग के प्रकीर्णित करता है। यानी समान आवृत्ति की चुंबकीय तरंगों को क्या करना? केवल प्रकीर्णित किया। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के समान होनी चाहिए। यानी क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो एक्स किरण प्रकीर्णित होती है, ठीक है, या जो एक्स किरण
ब्लॉक से या प्रकीर्णन से बाहर गुजरती है, ठीक है, कि तरंग दैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य के समान होनी चाहिए, कि उसकी जो तरंग दैर्ध्य है और जो हमने एक्स किरण आपतित की दोनों की तरंग दैर्ध्य समान होनी चाहिए, जबकि कोप्टन प्रयोग में प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य आपतित तरंग दैर्ध्य से अधिक भी प्राप्त होती है। लेकिन कोप्टन प्रभाव में क्या होता है, कोप्टन प्रभाव में हाँ एक्स किरणों के समान आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य तो मिलती है, साथ में उससे अधिक सूर्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की किरणें भी प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत कोप्टन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहता है। तो अब हम बता सकते हैं कि कोप्टन प्रभाव को असफल क्यों रहा था। चिरसम्मत तरंग सिद्धांत द्वारा हम क्लासिकली हम उसको क्यों नहीं समझा सके। अब हमने क्लासिकली ये प्रूफ कर दिया कि जो कोप्टन प्रभाव उसे हम नहीं बता सकते क्लासिकली है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के बाद हम अब इसको किस तरीके से बता सकते हैं वो देखते हैं। कोप्टन प्रभाव की व्याख्या, तो कोप्टन प्रभाव की व्याख्या विकिरण के क्वांटम सिद्धांत से दी जाती है। यानी कोप्टन प्रभाव को हम किससे समझा सकते हैं, अधिक तरंग दैर्ध्य के लिए क्वांटम सिद्धांत से, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत से। तो विकिरण का क्वांटम सिद्धांत क्या है देखिए। हमने मान लिया कि कोई फोटोन कण है, ठीक है, फोटोन कण को हम एक रेस्ट मास, ठीक है, वाले किसी कण पर क्या कराते हैं, आपतित करवाते हैं। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर आपतित करवाया तो एक किसमें प्रकीर्णित, एक तो फोटोन प्रकीर्णित हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किस तरीके से हुआ देखा हमने, सबसे हम कोप्टन प्रभाव से ही यहाँ से ही कोप्टन प्रभाव की डेफिनेशन लेते हैं। यहाँ से हम कोप्टन प्रभाव को कैसे समझा सकते हैं, यानी डायग्राम से हम डेफिनेशन भी बता देंगे और इसको प्रूफ भी कर देंगे। कैसे देखिए कि हमने एक फोटोन लिया, माना एक फोटोन कण है, ठीक है, उसको हमने एक स्थिर द्रव्यमान वाले कण पर क्या करवाया, आपतित करवाया, ठीक है। तो जैसे ही फोटोन इसके ऊपर आपतित हुआ तो जो फोटोन होता प्रकीर्णित फोटोन फाई एंगल के साथ प्रकीर्णित, यानी जो फोटोन होगा जैसे ही इसके साथ टकराएगा, ये टक्कर क्या होगी, प्रत्यास्थ, तो जैसे ही इसके साथ टकराएगा, ठीक है, फाई एंगल बनाते हुए प्रकीर्णित हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, और वो इस तरीके से थीटा एंगल बनाते हुए प्रकीर्णित हो जाएगा। तो जो आपतित फोटोन है, हमें पता है फोटोन के लिए ऊर्जा क्या होती है, E1 = h², संवेग क्या होता है, P1 = h²/c। तो इसी तरीके से स्थिर है तो स्थिर के लिए P की वैल्यू 0, क्योंकि M की वैल्यू स्थिर द्रव्यमान में है तो P की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊर्जा क्या हो जाएगी, E = mc², ठीक है। फिर प्रकीर्णित फोटोन के लिए चूँकि हमने यहाँ पे h ले ली तो प्रकीर्णन के बाद के लिए फ्रिक्वेंसी को म्यू डैश से डिनोट कर दिया, V2 = h²/c। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेस्ट में नहीं है तो E = mc² एंड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसके बाद, टक्कर के पश्चात, तो P = mv। अब हम इसको प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली। तो हमें सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार टक्कर से पहले कण की ऊर्जा और टक्कर के पश्चात कण की ऊर्जा क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। तो कण से पहले की ऊर्जा तो h², फोटोन की ऊर्जा प्लस रेस्ट मास m0c² = टक्कर के पश्चात h² प्लस mc²। इस इक्वेशन को हम mc² h² - h² प्लस m0c² इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब ऊर्जा का इसी तरीके से हमें बताया कि टक्कर से पूर्व कण का वेग और टक्कर के पश्चात कण का वेग क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम था, ठीक है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश, तो एक्स अक्ष के अनुदिश h²/c, ये अगर हमने x मान लिया, ये हमने अगर y मान लिया, ठीक है, तो संवेग क्या हो जाएगा, h²/c। अब रेस्ट मास है उसके लिए तो 0 ही होगा। फिर टक्कर के पश्चात ये वाली एक्स एक्सिस है तो ये इस एंगल को इसके साथ कोस बनाएगा, ये वाला भी इसके साथ क्या बनाएगा, कोस। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, h²/c प्लस 0, क्योंकि रेस्ट के लिए 0 संवेग है, h²c cos फाई क्यों बनाया, क्योंकि इस वाली एक्सिस के साथ बनाएगा, प्लस mv cos ऑफ थीटा। देन mv cos ऑफ थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जैसे हमने एक्स एक्स के लिए निकाला उसी तरीके से हम वाई एक्स के अनुदिश निकालते, तो वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण का क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि देखिए ये हमारी वाई एक्स होती है, ये हमने एक लिए, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो इससे पहले कोई भी कण किस में नहीं है, कण किस में नहीं है, एक वाई एक्स के अनुदिश नहीं है, ओनली किस में है, एक्स एक्सिस के अनुदिश है, तो 0 हो जाएगा। अब ये देखिए ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा था, ये कोस ऑफ थीटा था,
यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका साइन ऑफ थीटा, इस टाइप से भी क्या बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, क्योंकि 90 माइनस कोस ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा बनेगा सेम 90 माइनस फाई क्या बन जाएगा साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू एच म्यू डैश सी साइन ऑफ फाई, संवेग कण का, किससे, प्रकीर्णित फोटोन का संवेग, और ये किसका, इलेक्ट्रॉन का संवेग, माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा करेंगे। ठीक, तो माइनस साइन ऑफ थीटा, तो एम वी सी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच म्यू साइन थीटा साइन ऑफ फाई, सॉरी। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों को समीकरण का वर्ग करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन थीटा, बराबर के इक्वल के इस साइड के दोनों एक साथ जुड़ेंगे और इक्वल के इस साइड के दोनों एक साथ जुड़ेंगे। तो इस तरीके से इक्वेशन लिखती इसको। अब यहाँ पे इसमें अगर मैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से एच स्क्वायर, यहाँ पे म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश कोस स्क्वायर पाई माइनस 2 म्यू डैश, यानी ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हमने ये वाली इक्वेशन को खोल दिया। ओनली ये नहीं खोल सकते म्यू स्क्वायर माइनस म्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ फाई, ये वाली टर्म भी आएगी, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा प्लस म्यू डैश। इसमें भी सेम, यहाँ पे म्यू डैश स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, ये चीज़ें बच गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4, अब हम वापस इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण 1 पे आते हैं, उसका वर्क करने पर अगर हम उसका वर्क कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। उसमें भी सेम इसी तरीके से, देखिए हमारी समीकरण नंबर 1 क्या थी, हमारी समीकरण नंबर 1 ये थी एच म्यू डैश स्क्वायर, तो इसमें भी टोटल का होल स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ही खुलेगा, तो इसलिए यहाँ पे म्यू स्क्वायर माइनस का 2 म्यू डैश प्लस म्यू डैश स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर आता है समीकरण 5 से मान समीकरण 4 घटाने पर, यानी समीकरण 5 में से मान को हम समीकरण 4 में घटा देते हैं, तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस का कोस ऑफ फाई प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एच एम नोट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश, यानी इस वाली इक्वेशन में से हमारे पीछे वाली इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब सापेक्षता के सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत क्या था, एम इज इक्वल टू एम नोट अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी रेस्ट मास और मास और मूविंग मास के बीच में रिलेशन यही होता है, एम इज इक्वल टू एम नोट अंडर रूट 1 माइनस का वी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से एम नोट स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी एम स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर दी हमने, तो क्या आ गया एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस का 2 एच स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस का कोस 5 प्लस एम नोट स्क्वायर सी के पावर 4 प्लस 2 एच एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस म्यू डैश। अब देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये साइड आएगी माइनस आ जाएगी, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या क्या बच जाएगी, एक टर्म और लिख देते हैं बीच में, हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 0 इज इक्वल टू माइनस का 2 एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस का कोस ऑफ 5 प्लस 2 एच एम नोट म्यू सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश। अब इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस का कोस ऑफ 5। अब हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो इसको हम लेमडा के फॉर्म में, फ्रिक्वेंसी के लेमडा के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू सी न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू सी न्यू म्यू डैश, यानी इस चीज़ का सॉल्यूशन किया है हमने यहाँ पे। तो इस वाली चीज़ की जगह हमने ये वाली चीज़ हमने प्रूफ कर दी कि इस चीज़ को लेमडा में कैसे चेंज किया, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच एम नोट सी स्क्वायर था, लेकिन सी क्यों आया, क्योंकि एक सी इस साइड चला जाएगा, तभी तो लेमडा डैश माइनस लेमडा बनेगा, तो एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस का कोस ऑफ 5, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 8, और इसी को हम क्या बोला जाता है, हमारी कॉप्टन समीकरण। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में आती है। अब एच अपॉन एम नोट सी को हम सोल्व कर लेते हैं। अगर मान लिया कि फाई की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ओनली 1 बच जाएगा, तो एच अपॉन एम नोट सी, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8,
तो यहाँ से लेमडा सी इज इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी तो लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू 0.0484 एंगस्ट्रॉम। यानी हमें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो हमें क्या दे देगा, फाई की वैल्यू दे देगा और हमसे विस्थापन कोप्टन विस्थापन पूछेगा, डेल लेमडा से भी दर्शाते हैं इसे। ठीक है, किस तरीके से पूछेगा देखिए, हमारी क्वेश्चन क्या है, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच एम नॉट सी 1 माइनस का कोस ऑफ फाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसको हम डेल लेमडा देख सकते हैं, डेल लेमडा इज इक्वल टू एच एम नॉट सी 1 माइनस का कोस ऑफ फाई। अब एच अपॉन एम नॉट सी, सबसे पहले अगर हम फाई की वैल्यू 0 ले लेते हैं, देन डेल लेमडा इज इक्वल टू एच एम नॉट सी 1 माइनस का कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एच एम नॉट सी कोस 90 की वैल्यू होती है ना, तो कोस थीटा अगर हमने 0 लिया तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, एच अपॉन एम नॉट सी, सॉरी 1 माइनस का कोस 0 यानी 1, तो एच अपॉन में एम नॉट सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू की इंटू 0, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब फाई की वैल्यू अगर हमने 90 डिग्री ली तो डेल लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस का कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 थी। ठीक है, सॉरी कोस 90 आएगा, तो डेल लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर अगर हमें देखा कि फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो डेल लेमडा इज इक्वल टू 0.0242, ये तो सबके लिए वैल्यू सेम रहेगी, फाई की रख देंगे तो 1 माइनस का कोस 180, कोस 180 कितना होता है, माइनस का 1, 0.0242 180 तो माइनस का 1, तो 1 माइनस 1 यानी प्लस 1, तो इसको क्या हो जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम, जो कि लेमडा मैक्सिमम भी कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लेमडा मैक्सिमम भी बोला जाता है। तो ये हमारा कोप्टन इफेक्ट था, जहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी वो मैंने गलती बोल दिया, तो थीटा इज इक्वल टू 180 पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये हमारा कोप्टन इफेक्ट था, कोप्टन इफेक्ट यहीं ख़त्म होता है।